So, very good evening, all the participants. Today is the new case study. In addition to the case studies, I have already shared in the group. So here, Mr. Kushal Jajodia has been appointed as the liquidator of Richa Hotels Private Limited, and following information has been made available to the liquidator. So there is a paid up share capital, 10 lakhs, unsecured loan taken against uncalled capital from XYZ Limited, 40 lakhs. Then loan from directors, 20 lakhs, unsecured loans, 10 lakhs, dues of suppliers of goods and services, 20 lakhs, dues of employees, 10 lakhs, dues of workmen, 10 lakhs, and total liabilities, 120 lakhs. The idea behind framing this case study is not to test your knowledge, but to get you revisit the various provisions, because there might be some confusion at some places. So that is why I have framed this very simple case study. Now, asset side of the balance sheet. Cash and bank balances, 10 lakhs. Then hotel property, 75 lakhs. Sundry receivables, 15. Other current assets, 10 lakhs. And accumulated losses, 10. So it makes total 120. Total देख लिया था ना? Total सही है ना? सब दोनों गलत तो नहीं है ना कुछ? ठीक है सर, वो देख लिया। हाँ, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल रखे मैंने। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वेदर XYZ लिमिटेड कैन रिकवर द मनी बाय डायरेक्टली सेलिंग द होटल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लिक्विडेशन। भाई आप ये देखिए, XYZ के पास क्या है? XYZ हैड गिवन अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है जी, टेकन अगेंस्ट द अनकॉल्ड कैपिटल फ्रॉम XYZ लिमिटेड। तो पहले तो आपको मुझे रेगुलेशन नंबर बताना है कि बाय विच रेगुलेशन वी विल सी दिस प्रोविजन। Sir, 32 sale of asset. हाँ जी, Sale of asset as a going concern, 32. नहीं, इसके अलावा देयर इज अ स्पेसिफिक रेगुलेशन ना रिगार्डिंग इफ यू टेक सम मनी अगेंस्ट अनकॉल्ड कैपिटल, सो देयर इज अ स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉर दैट। Okay, हाँ sir. ये तो अलग से रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन बताओ ना कौन सा है। रेगुलेशन 40। So end में ही था शायद से sir. 47 था रेगुलेशन शायद. नंबर 40, yes, Yes. is correct. Regulation number 40. Now, whether regulation number 40 gives any such power ये कुछ ना कहीं से आवाज आ रही है Sir, you can create the company can take loan ये रवि against गाड़िया the जी कहाँ uncalled से आ रही है? capital. हाँ जी, हाँ बताइए। Sir, the company can take loan from the for the uncalled capital. नहीं, वो तो ठीक है, बट व्हाट राइट दिस पर्सन विल गेट, दैट इज द क्वेश्चन। So if we go to, so let us revisit regulation number 40, because regulation number 40, रेगुलेशन नंबर 40, भाई देखो ऐसा है, आई हैव मेड ऑल ऑफ यू एज को होस्ट। पर्पस क्या है, कहीं से भी डिस्टर्बेंस हो जाती है कई बार, बिकॉज वी आर ऑल सिटिंग इन फैमिली, या कई बार होता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी हो सकती है, मेरी भी कॉल आ जाती है कई बार। तो उसमें क्या है कि आप दूसरे को म्यूट कर दीजिए जहां से भी डिस्टर्बेंस आ रही है, बस होता। मेरा ध्यान ना पढ़ाने में होता है, मेरा ध्यान उधर जाता नहीं एक्चुअली। तो आप सबके पास उतनी ही पावर है जितनी मेरे पास है, आप मुझे भी निकाल सकते हो मीटिंग में से। तो अब पास कैसे होंगे फिर? है जी पास कैसे होंगे? तो अभी क्या करते हैं, एक बार ना रेगुलेशन 40 को रिविजिट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो हमने समझ लिया रेगुलेशन नंबर 40, लेकिन थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि रेगुलेशन 40 बोलता क्या है एक्चुअली। जस्ट अ मिनट, शेयर बेयर कोड। क्योंकि जब कई बार केस स्टडी आती है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज हो जाता है कि भाई ये होगा कैसे। ये आपके लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस आ गए। अब आपका रेगुलेशन नंबर 40 पे चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे और डिस्कस करूंगा इसमें। क्या बोलता है रेगुलेशन नंबर 40? रेगुलेशन 40 ये है, ठीक है जी, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ। तो दिस इज रेगुलेशन नंबर 40। व्हाट इट सेज, इट टॉक्स ऑफ लिक्विडेटर टू रियलाइज अनकॉल्ड कैपिटल और अनपेड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बोलता ये है
कि suppose you have got some uncalled money that you can realize. The liquidator shall realize any amount due from any contributory to the corporate debtor. अच्छा, उसके बाद notwithstanding any charge or encumbrance on the uncalled capital of the corporate debtor. क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि even if there is any charge, even if there is any encumbrance on the uncalled capital of the corporate debtor, the liquidator shall be entitled to call and realize the uncalled capital of the corporate debtor and to collect the arrears, if any, due on calls made prior to the liquidation by providing a notice to the contributory to make the payments within 15 days from the receipt of the notice, but shall hold all monies. This is important. But shall hold all monies so realized, subject to the rights, if any, of the holder of any such charge or encumbrance. So basically, he is saying that if they have got any charge or encumbrance on such money, so then the liquidator shall hold the money so realized subject to their rights. And no distribution shall be made to a contributory unless he makes his contribution to the uncalled or unpaid capital as required in the constitutional documents of the corporate debtor. So here there is a difference between, so he is envisaging basically two situations. Number one, when a charge or encumbrance has been created on the uncalled capital by the company in favor of the person who has given this loan. But in this case, whether any charge was created, आपका जो केस स्टडी है, इस केस स्टडी में कोई चार्ज क्रिएट किया है या नहीं किया? नो सर। तो कुछ चार्ज तो क्रिएट नहीं किया। तो अब चार्ज नहीं क्रिएट किया तो व्हाट इज योर व्यू कि क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सर जो पेड अप कैपिटल है वो तो एसेट में आ जाएगी ना अपनी। नहीं, वो तो जो अनकॉल्ड है वो कॉल करेंगे, वो तो वो आ ही अपनी गई ना, asset है। वो तो आ गई। वो ऐसा है ना, जैसे 40 करोड़ मिलना था, अब 40 करोड़ में से 40 लैक्स के बजाय 35 लैक्स आ गए आपके पास, ये दे बराबर। दिया ना इसने। तो 35 लैक्स हैज बीन रियलाइज्ड। अब बात यह है कि 35 लैक्स का करना क्या है? क्या इनको देना है जिनसे 40 लैक्स हमने रिकवर लोन लिया था, या नहीं देना है, इनको अनसिक्योर्ड लोन मानना है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, पर्टिकुलरली इफ यू रीड रेगुलेशन नंबर 40? अब आपने रेगुलेशन नंबर 40 पढ़ लिया, दोबारा भी पढ़ सकते हैं, बुक इज अवेलेबल विद यू। क्या We will बोलता है? not pay them right now. हाँ जी, We will not pay them right now because no charge is there. right. So it says if any of the holder of any such charge or encumbrance, because he is not having any charge or encumbrance, so he will be treated as unsecured loan. लिखा भी है कि unsecured loan है इसका, तो इसको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगा इसमें। Unsecured loan taken against uncalled capital from XYZ Limited. So he is given unsecured loan. So had a charge been created in his favor, then this 35 lakhs would have been kept aside for him, but not in this scenario. Against 40 lakhs, only 35 lakhs is recovered. But Sir, I have a query here. yes, So the charge must be created on any other person. The person from whom the call is to be made. no. The charge will be created in favor of the person who has given money. It says, na? Oh, It says, yes. notwithstanding any charge or encumbrance on the uncalled capital of the माने corporate सर debtor. जिससे लोन लिया है 40 lakhs, वो उसको हम कुछ कोलेटरल भी दे सकते थे। हाँ, उसको दे तो सकते अगर थे। वो, हाँ वो कहता कि कुछ कोलेटरल रखो तो पहले हम फिर उसे पे करते। यस, बट और अभी सर, इसमें एक सिचुएशन question ऐसा यहाँ पे- नहीं है। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी ये अनसिक्योर्ड है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे सर, जैसे अब- इसमें लिखा हुआ है कि मतलब अनसिक्योर्ड लोन अगेंस्ट द अनकॉल्ड कैपिटल, हाँ ठीक है, तो ये अगेंस्ट द अनकॉल्ड कैपिटल है बट अनसिक्योर्ड है, तो आई थिंक ये चार्ज नहीं है क्या यहाँ पे? चार्ज नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन लिखा है ना। अनसिक्योर्ड लोन लिखा है, बट सर एक लाइन और भी लिखी है अगेंस्ट द अनकॉल्ड कैपिटल। भाई देखो ऐसा है, उसने लोन दिया, उसको पता है कि अनकॉल्ड कैपिटल तो रियलाइज हो ही जानी है, रियलाइज हो जानी है और मुझे पैसे मिल जाने हैं, बस यही है। क्योंकि सर नॉर्मली जो है बैंक में सर जब हम लोग चार्ज फाइल करते हैं तो सर उसमें लिखते हैं चार्ज अगेंस्ट अनकॉल्ड कैपिटल ऑल्सो। हम्म। तो
यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मुझे ये लग रहा है, ट्विस्ट लग रहा है कि ये आई थिंक ये वो चार्ज ऐसा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखो बिल्कुल सीधा सीधा तो आएगा नहीं, थोड़ा सा हम्म, कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा वहां पर भी। तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है, बट बेसिकली जब उसने अनसिक्योर्ड लोन दे दिया ना तो अनसिक्योर्ड आपको वर्ड लिख अनसिक्योर्ड दिया लोन ही इसीलिए मानना वो सिक्योर्ड नहीं है। सर है या तो अनसिक्योर्ड है या तो इसलिए। ऐसा है ना, अनसिक्योर्ड के बजाय वो लोन लिख देता, लोन हाँ, लिख देता फिर हम उसको सिक्योर्ड मान लेते उल्टा। तो हम लोग सिक्योर्ड मानते हैं, बट उन्होंने क्लियरली लिख दिया अनसिक्योर्ड, इट मींस कि दैट इज अनसिक्योर्ड लोन। यस, बिल्कुल। सर अगर ये सिक्योर्ड होता तो हम क्या करते उस पैसे का जो सिक्योर्ड आया होता तो वी हैव 35 लाख? केप्ट दिस मनी, सपोज वी हमारे हैव पास तो यहाँ रियलाइज्ड तक 35 lakhs, सो वी वुड हैव केप्ट 35 lakhs फॉर दिस पर्सन ओनली। XYZ के लिए, XYZ लिमिटेड के इसके लिए रखते हैं XYZ लिमिटेड के लिए। लिए। So now the first question, whether XYZ Limited can recover the money by directly selling the hotel property during liquidation? ये कुछ कर सकता है क्या XYZ Limited? No, sir. नो नहीं, सर, क्योंकि सिक्योर्ड थोड़ी है। हाँ, secured ये तो सिक्योर्ड है नहीं कोई, है ना, Sir. तो इसके पास कोई चार्ज भी नहीं है, ना तो इस बिल्कुल, क्वेश्चन में तो किसी को डाउट है नहीं कि ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है ना, बिकॉज हिज बिल्कुल। लोन इज अनसिक्योर्ड। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट? लिक्विडेशन एस्टेट कितनी बनेगी? लिक्विडेशन एस्टेट बनाइए इसमें से देख करके कि ये हमारा, आपको पहले तो ये बताइए कि फॉर लिक्विडेशन एस्टेट यू हैव टू सी द लायबिलिटीज ऑल्सो और ओनली एसेट्स? आपको लायबिलिटीज भी देखनी होती है या सिर्फ एसेट्स एसेट्स ही देखने हैं? पहला तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर ओनली एसेट्स देखनी होती है सर, आई थिंक Only assets, sir. Only assets. ठीक है, तो एसेट नाउ मेमोरेंडम बनता है। out of this you please calculate the value of the liquidation estate. I think excluding accumulated losses, all will be covered under liquidation state, sir. हाँ, so how much will be the value? 110. 110, ठीक है। हाँ, there is an answer in the chat box also, 110, बिल्कुल ठीक है, 110 ही होगी। अपूर्व जी यू आर करेक्ट। अच्छा, और देखते हैं इसमें, फॉर्म ए स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी। अब सपोज यू वांट टू फॉर्म ए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी, तो कंसल्टेशन कमेटी के लिए सबसे पहले तो व्हाट इज द रिलेटेड रेगुलेशन? रेगुलेशन कौन सा है इसके लिए? स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी आपने बनानी है। सर 31A, 31A, 31 सर 31, ओके। 31A. 31A. 31A इज द रेगुलेशन। अब 31A रेगुलेशन, एक बार 31A रेगुलेशन रिविजिट कर लेते हैं, क्योंकि क्या है, एक तो इसमें चेंजेस आई हैं फॉर योर सिलेबस, है ना। अर्लियर देयर वर सम अदर प्रोविजंस बट नाउ द प्रोविजंस हैव चेंज्ड। सो लेट अस हैव ए लुक एट द रेगुलेशन नंबर 31A क्विकली। ये 31 है, क्या बोलता है? ये है 31A, नीचे आ रहा है इसमें। Stakeholders consultation committee. The liquidity shall constitute a consultation committee comprising of all creditors of the corporate debtor within 60 days from the liquidation commencement date, based on the list of stakeholders prepared to advise him on matters relating to remuneration of professionals. Then sale, fees of the liquidator, valuation, manner in which PUFE transactions have to be done, and the COC, which is formed under section 21 during CIRP process, that shall function as consultation committee with the same voting rights. And voting share of a member of the consultation committee, ये important है, the voting share of a member of the consultation committee shall be in proportion to his admitted claim in the total claims, provided that a secured creditor who has not relinquished his security under section 52 shall not be part of the consultation committee. ये पहले वाला प्रोविजन था, प्रोवाइडेड सर लेकिन ये जो प्रोविजन है दैट इज ऑन सिमिलर लाइंस टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, नो सर? वो तो है ही। उसमें भी तो वही रेशियो अप्लाई होता है, हाँ बिल्कुल वही है, वही लेकिन होता है ना यहाँ पर सर? ऐसा नहीं है ना कि अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, वो सारी कहानियां नहीं करता इसमें। इसमें सिंपल बात करता है कि ऑल क्रेडिटर्स। तो वहां पर क्या है, वहां देयर इज अ डिस्टिंक्शन ना बिटवीन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। इफ देयर आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स देन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सीओसी।
सर यहाँ सब आएंगे, सबके यहाँ सब सब हैं आएंगे, चाहे कंसल्टेंट। फाइनेंशियल हो चाहे Everybody will be ऑपरेशनल। included. Everybody will be included. Yes, provided that the promoters, directors, partners, or their representatives may attend but shall not have any right to vote. Provided further that the financial creditor or his representative, if he is a related party of the corporate debtor, shall not have a right to vote. ठीक है. The liquidator may facilitate the stakeholders of each class, namely financial creditors, workmen, employees, to nominate their representatives. तो ठीक है. Now you have read the provisions. ठीक है. अब आप एक बार स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी बनाइए देख करके. Sir, I think everybody will be included except director. हाँ, तो अब आप इसमें बताइए ना कि बनाइए तो सही स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी. ये अनसिक्योर्ड लोन वाले को लेना है आपको, 40 लाख वाले को, या नहीं? Yes, sir, लेना है लेना सर, लेना है। Yes. ओके. तो एक तो ये आ गया आपका अनसिक्योर्ड लोन वाला. ठीक है, 40 लाख वाला आ गया. उसके बाद में लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, इसको लेना है नहीं लेना? नहीं सर. हाँ, sir. सर लेना है बट वोटिंग राइट नहीं रहेगा इसका. हाँ ठीक है. तो लेना है या नहीं ये देख लीजिए एक बारी क्या बोलता है. सर वो पार्टिसिपेंट होगा ना सर. He will not have voting right only, but he can participate. He can be the part of the stakeholder consultation देखो committee. सबसे पहले तो क्या बोलता है, कंप्राइजिंग ऑफ ऑल क्रेडिटर्स, जितने भी क्रेडिटर हैं. तो ये क्या क्रेडिटर है या नहीं है? पहली बात तो ये है. Yes, yes, he is Yes, creditor, sir. sir. क्रेडिटर तो है. तो ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी में आएगा, लेकिन वोटिंग शेयर नील रहेगा. सिंपल बात है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो आपको क्या है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स भी लिख देना है इसमें. सो ही विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बट विद नील वोटिंग राइट्स. देन अनसिक्योर्ड लोन ये भी आ जाएगा. Yes. बिल्कुल आएगा सर. उसके बाद में ये ड्यूज ऑफ सप्लायर्स ये भी आ जाएंगे, सप्लायर्स भी आ जाएंगे इसमें. ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया सर. 20. ठीक है. फिर एम्प्लॉयज भी आ जाएंगे और वर्कमैन भी आ जाएंगे. तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 110, है जी. 110. 40, 20, 90, 90. 90. 110. 90 सर. एम्प्लॉय भी हो गए, वर्कमैन भी हो गए. Sir. हम्म. पेड अप शेयर कैपिटल 10 नहीं होगा ना सर, बाकी तो 120 में 10 गया तो 110 आ जाएगा. हाँ 110 हो जाएगा. ठीक है. अब इनका वोट शेयर उस हिसाब से. वोट शेयर के लिए क्या होगा, ये जो लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स है इसको हम इग्नोर कर देंगे. 20 इसका वोट शेयर नील होगा, और बाकियों का जो वोट शेयर है वो 90 के प्रोपोर्शन में चला जाएगा. तो 40/90 पहले वाले का हो जाएगा. ये 10/90, 20/90 इंटू 100, 10/90 इस तरह से हो जाएगा वोट शेयर. तो इसमें भी कोई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी में भी कोई डाउट नहीं है. तो आपको क्या देखना है कि ऑल क्रेडिटर्स, सो वेदर शेयर होल्डर्स इसमें आएंगे नहीं आएंगे? यस सर. नहीं है? आएंगे सर. क्या? शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, दे आर नॉट क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. एक बार दोबारा देख लेते हैं, वो प्रोविजन दोबारा पढ़ लेते हैं. लेकिन लिक्विडेशन में तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिलता है ना. लेकिन Sir, वो बिल्कुल, देखो ऐसा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रेडिटर्स एंड स्टेक होल्डर्स. तो दे आर कवर्ड अंडर स्टेक होल्डर्स बट दे आर नॉट क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर तो है नहीं वो. नॉट पार्ट ऑफ द कमिटी. बेसिकली हाँ, वो दे विल बी पार्ट ऑफ द कमिटी. देखो शेयर होल्डर पार्टनर वगैरह भी तो है ना इसके अंदर. प्रोविजन में लिखा था प्रोवाइडेड दैट द promoters, directors, partners and their representatives may attend the meeting but shall not have any right to vote. हाँ, बट इसमें so I would like to draw your attention to 4A also. 31A का 4A क्या बोलता है? The representatives under sub regulation 3 or 4 shall vote in proportion to the voting share of the stakeholders it represents. अब यहां पर स्टेक होल्डर वर्ड यूज कर दिया इसने. अब अगर स्टेक होल्डर वर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब तो शेयर होल्डर भी आ जाएगा. हाँ कमिटी में आएगा सर. नहीं, कमेटी में है तो आ जाएगा. वो कह रहा है कि proportion to the voting share of the stakeholder. तो यहां पर क्या प्रिज्यूम कर रहा है कि स्टेक होल्डर्स विल हैव वोटिंग शेयर. तो शेयर होल्डर को भी वोटिंग शेयर मिलना चाहिए इसके हिसाब से. तो अगर हम रेगुलेशन 4A पढ़ते हैं तो क्या लगता है आपको? हाँ जी, कुशल जजोदिया जी. रेगुलेशन 4A कहा गया सर आपने.
सब रेगुलेशन 4A इसका 31A का ये सामने ही है आपके। 31A का 4 है ना। हम्म। सर इसमें वोटिंग शेयर नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सर व्हाट इट सेज इज अ प्लेन रीडिंग। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा कब मिलता है? जब लिक्विडेशन का वैल्यू बच जाता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में चला जाता है। हम्म। So how it's basically speaking about this 4A is speaking about committee of creditors only, stakeholders committee, हम्म। who has the right of vote. Equity shareholders को तो if there are liquidation पैसा, if it gets in excess, then at the end they have the right to collect it. नहीं, फिर ये लिखने का क्या जरूरत था? इसमें लिखा है ना रेगुलेशन, सब रेगुलेशन 4 में क्या लिखता है? द लिक्विडेटर में फैसिलिटेट the stakeholders of each class, namely financial creditors in a class, workmen, employees, government department, other operational creditors, shareholders, partners, पार्टनर। to nominate their representative for participation in the consultation committee. तो फिर ये लिखने का जरूरत ही नहीं था। शेयर होल्डर को क्यों उन्होंने उसका रिप्रेजेंटेटिव लाना है इसमें? सर आई थिंक दिस इज इन लाइन विद सेक्शन 53 सर, जो प्रायोरिटी सेट की गई है। Sir, but how would the liability be determined, sir? To the extent of face value of the share, sir? To the extent of the claim, whatever is the claim. No, sir. For example, I am saying, suppose I had given 1 crore rupees to acquire the share. The face value of the share might be only 10 rupees. तो फेस वैल्यू पर ही मिलेगा और क्या? कंपनी की लायबिलिटी तो उतनी है, आप चाहे जितने मर्जी में खरीदते रहो, आपको कंपनी को उससे मतलब ही नहीं है कुछ। कंपनी डिड नॉट गेट दैट मनी ना, यू पेड दैट मनी टू दैट सेलर। वो कंपनी से थोड़ी खरीदा है आपने, यू बॉट इट फ्रॉम द मार्केट। सो कंपनी को क्या फायदा हुआ उससे? कंपनी की बुक्स में तो क्या हुआ? शेयर होल्डर ए की बजाय शेयर होल्डर बी आ गया, बस दैट्स द ओनली चेंज। बनता है क्या? कंपनी को तो कुछ पैसा नहीं मिला ना भाई। आप 100 रुपीज का शेयर यू बाई इट फॉर 1 लाख रुपीज, तो व्हाट द कंपनी इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट? कंपनी को तो कुछ नहीं मिल रहा उससे। कंपनी के बुक्स में तो क्या होगा? सिर्फ शेयर होल्डर का नाम चेंज हो जाएगा, वो ट्रांसफर डीड आ जाएगी, वो अपना डीमैट अकाउंट के थ्रू, बस इतना ही होगा और क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे को। तो फिर सारे क्वेश्चन का चेंज हो गया ना सर। फिर तो अगर वो बनेगा तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी भी फिर 110 की जगह 120 हो जाएगी। हाँ, अगर उनको भी हम ले रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल को, तो 120 का पूरा ही फिर स्टेक होल्डर हो जाएगा। एवरीबॉडी स्टेक होल्डर, अगर पार्टनर्स डायरेक्टर्स एवरीबॉडी स्टेक होल्डर हाँ, एज पर सब रेगुलेशन 3। बस सिर्फ अब, लेकिन अब वो बात करता है, क्या बोलता है? इसका 2 पढ़ते हैं। प्रमोटर डायरेक्टर्स का, promoters, directors, partners or their representatives may attend the meetings of the consultation committee but shall not have any right to vote. तो promoters को कोई right to vote नहीं होगा। तो promoters की भी शेयर होल्डिंग तो होगी ना कंपनी में। तो शेयर होल्डर में भी we have to distinguish between promoters, directors and other shareholder, ordinary shareholders. सर इसका मीनिंग ये हुआ कि एससीसी जो बनेगी वो 110 की नहीं 120 की होगी, बट वोटिंग शेयर 90 वाला लिया वो ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल का भी नहीं आएगा, वोटिंग शेयर डायरेक्टर्स का भी नहीं आएगा। बट ये पेड अप शेयर कैपिटल का आ सकता है if he is not a promoter। डायरेक्टर का खाली नहीं आएगा सर, सिर्फ डायरेक्टर का नहीं आएगा या प्रमोटर का नहीं आएगा, अगर कोई ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है तो उसका आ जाएगा। मतलब तो यही बनता है। यस पर एससीसी तो फिर 120 हो गई ना सर उस हिसाब से। नहीं 90 की हुई ना। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी तो 120 हो गई ना, 110 तो नहीं रही सर। वोटिंग शेयर इज मैं 1 मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, ले लूं जरा। श्योर श्योर। हाँ जी, तो अब बताइए। तो अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होती है इससे कि स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो कवर्ड। इससे तो यही पता चलता है। और अगर आप पहले वाले प्रोविजन भी देखें तो यही अंडरस्टैंडिंग थी। प्रायर टू दिस देयर वाज अ लिस्ट, इस तरह का था कुछ टेबल, ये टेबल है, दिस वाज द टेबल। 3 में भी सर जरा अगर चेक करें द ये पहले ये टेबल होती थी, यस सर। चेंज होने से पहले
तो शेयर होल्डर्स का भी जो है नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, बट नाउ दिस टेबल इज नो मोर वर्किंग, अभी तो ये काम में नहीं है। सो But बेसिकली how व्हाट दे आर important- सेइंग कि प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स या पार्टनर्स, तो दे मे अटेंड द मीटिंग बट दे शैल नॉट हैव एनी। यस, आप कुछ बोल रहे थे तविंदर जी? ये सर, ये एक देखे ना, लिक्विडेटर में फैसिलिटेट द स्टेक होल्डर्स ऑफ ईच क्लास, नेमली, हाँ, मेरा ये पॉइंट है, फाइनेंशियल ग्रेटर देन है क्लास। ये फिर कहीं वो उनको तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, शेयर कैपिटल होल्डर को, पेड अप शेयर कैपिटल होल्डर को? नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स तो लोन वाले हो गए ना, जिन्होंने लोन दिया हुआ है, होम बायर्स हो गए बेसिकली इनमें। अच्छा, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन क्लास कौन है? होम बायर्स हैं, डिपॉजिट होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, ओके, वो जिसके बारे में हमने सेक्शन 21 में पढ़ा है, राइट वो है 21 का 6 और 6A। राइट। तो अभी सब SEC लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से कि नहीं? तो SCC पहले देखें सर कितनी बनी, फिर तो वो 120 हो गई। 120, हाँ 120 हो गई। 120 में से सिर्फ किसका Voting वोटिंग राइट authority नहीं रहेगा? अगर कोई प्रमोटर है, डायरेक्टर है, उसका वोटिंग राइट नहीं रहेगा, बस सिंपल सी बात है। या कोई रिलेटेड पार्टी है, कॉर्पोरेट डायरेक्टर की, उसका वोटिंग राइट नहीं होगा, बट अदरवाइज तो सभी सारे ही शामिल हो जाएंगे इसमें। मतलब बेसिकली जिसका भी क्लेम एडमिट हुआ है, ही विल फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी, एक्सेप्ट रिलेटेड पार्टीज, और जो प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स हैं, उनके पास राइट टू वोट नहीं रहेगा। इतनी सी बात है। सारे एग्री करते हैं इस बात से या नहीं? सर बिल्कुल। एग्री तो हुए, पर वो 90 होगा कि नहीं होगा ये जरूरी नहीं है फिर, बिकॉज No, अगर 100 होगा नहीं इस केस में तो। डायरेक्टर और प्रमोटर के अलावा अगर कोई स्टेक होल्डर है जिसने शेयर हाँ, लिए वो तो हैं, है ही, वो तो है, नेचुरली हाँ, बिल्कुल, वो और लेस हो जाएगा उसमें से। भाई लोन तो सर फ्रॉम डायरेक्टर है तो वो तो लेस होना ही, क्योंकि डायरेक्टर तो रिलेटेड पार्टी है ही, इसलिए वो तो डायरेक्टली लेस हो ही रहा वो हो गया, ठीक है। है ना? पर एक 10 में से भी 10 लेस नहीं होगा, कुछ कम भी हो सकता है, हाँ, because कुछ कम भी हो सकता है, यस, बिल्कुल 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 कम हो सकता है। ठीक है जी, तो तो ये सर वाला इन दिस पॉइंट भी केस क्लियर हो गया। तो सर इन दिस केस वोटिंग शेयर विल बी 100। हाँ, वोटिंग शेयर 100 में से आएगा, 100 में से भी जो प्रमोटर का शेयर है वो कम कर देंगे बस, क्योंकि शेयर होल्डिंग में तो सर प्रोमोटर्स की भी तो शेयर होल्डिंग होगी ना, उतना लेस कर देंगे। बेसिक आइडिया है टू अंडरस्टैंड दी प्रोविजंस, कि भाई हम प्रोविजंस को एक बार दोबारा से पढ़ लें। अब इस तरह से पढ़ते हैं तो ज्यादा थोड़ा सा और समझ में आता है, पर्पज यही है। अब दोबारा चलते हैं अपनी केस स्टडी पे। देखो ये कितनी सिंपल केस स्टडी है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब ये वाला देखिए, द लिक्विडेटर कॉल्ड द अनकॉल्ड कैपिटल फ्रॉम द कंट्रीब्यूटरीज। सर मेरा एक हाउएवर, क्वेश्चन था पहले वाले पार्ट में। हाँ जी, सर अभी आपने बताया था ना एग्जांपल शेयर ट्रांसफर का। अभी हाँ, मेरे केस में मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कंपनी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम में अलॉट करती है, ओके, तो उस दौरान सर मान लीजिए मैं 10 रुपए का शेयर, इफ आई एम बाइंग फ्रॉम द कंपनी एट 50 रुपीज, 5 साल पहले मान लीजिए, सो माई क्लेम विल बी 50 रुपीज और टू द एक्सटेंट ऑफ 10 रुपीज ओनली? no, 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 to the extent of 10 rupees only. Share ओके premium, ओके, share premium account is a sort of goodwill which the company has claimed. कंपनीज, यस यस, So basically that will be utilized towards say redemption of रिडेम्पशन debenture, ऑफ, या etc., etc. So यस there are specific purposes for which that share premium account या is to be utilized. यस Yes, यस, हाँ, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, वो तो दैट वो आपका जितना है उतना ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द लिक्विडेटर कॉल्ड द अनकॉल्ड कैपिटल फ्रॉम द कंट्रीब्यूटरीज, हाउएवर ओनली रुपीज 35 lakhs वाज रिसीव्ड एज अगेंस्ट 40 lakhs due. अब इसमें से 35 lakhs नहीं पैसा दिया, तो अब ये बताइए कि व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी एज पर सेक्शन 53, whether those shareholders which did not give the money, whether they will get anything in नो सर, distribution No. or not. No, no, no. नो नो, फर्स्ट दे So हैव टू पे द मनी, देन ओनली दे कैन गेट द राइट। yes, so they will not get anything. Anything. anything वाले को पॉइंट को जरा क्लियर कर लेते हैं, क्या बोलता है ये? आपका रेगुलेशन नंबर कितना था? 40 था, क्या था? 40 तक था। 40 No distribution shall be made to a contributory unless he makes his contribution to the uncalled or unpaid capital as required in the constitutional documents of the corporate debtor. So इसमें बोल रहा है no distribution. So no distribution का मतलब ऐसा, because actually this
share capital was actually 50 lakhs. Issued share capital was 50 lakhs. 10 lakhs was already issued, and now 40 lakhs has been called up. Out of 40, 35 has been paid. So actually 1/5, 20% was already paid by everyone. So now the question is, if a person has paid, say 20%, whether he will still get nil or he will get proportionate of 20%. Nil. Nil. Nil, हाँ, nil ही मिलेगा, क्योंकि बोल रहा है no distribution. So it says no distribution shall be made. So Sir, basically, I have a query here. yes, So when will the liquidation estate be made? Will it be made after making the means after calling after making a call for the uncalled capital or before that? that will be made before that. Before that, and before that we'll be taking rupees 40 as uncalled capital. No. By While the forming the liquidation estate, which is given as per section 36, we have to look at the asset side only, not the liability side. And sir, what about the stakeholders committee? Stakeholders consultation committee also has to be made within 60 days from the liquidation commencement date. And till that date, whatever committee was there during CIRP, that will function as stakeholders consultation committee. That we have just seen in our regulation 31A. So Sir, and if the liquidator does not make a call for the uncalled capital by that date, then the voting power will be on the basis of entire uncalled capital. That is rupees 40 lakhs. yes, because that is And, the money recoverable, na? That is the money Yeah, recoverable. and when it is when we know that we'll be recovering only 35 lakhs, at that time the voting power will be changed. That at that point, there's no point. Actually, that is the time for realizing money. So basically, that stage has passed now. So whosoever has not given, he will not get anything. Okay. Basically, the point here is, and in section 53, the shareholders are coming at the last. So there will Yes. not be any disturbance to anyone. Okay. So now we are clear that whosoever has not paid the money, he will not get anything. That is the point. So how many shareholders will not get anything? Suppose now let us say there are 50 shareholders in this company. Let us assume there are 50 shareholders and each shareholder is having 1 lakh. So how many shareholders will get the money and how many shareholders will not get the money? Sir, it is difficult to count here because somebody has paid partial, not full. So those who have paid partial will also not get. No, Those who that are is not why we are paid saying, no. So actually shareholders worth 45 lakhs. If we presume that there are, say, 50 shareholders in this company, each is having share capital worth rupees, he has subscribed to shares worth 1 lakh. Okay. So we are taking a very simple situation that there are only 50 shareholders, each having share capital, each having subscribed to 1 lakh shares. Okay. So, and 45, they have paid the money. So 45 lakhs, shareholders worth 45 lakhs, they will get the money in section 53. So now let us distribute the money also. I think then that is the next question. Receipt and payment account prepared by the liquidator was showing the following entries on the receipt side. So this is the entries. So cash and bank balance, that is the opening balance. Then they have realized 60 lakhs from the hotel property and sundry receivables 10 lakhs. So 80 lakhs is to be distributed. Now out of this 80 lakhs, what shall be the fees due to the liquidator? Provided the liquidation is completed within 270 days. And the liquidator is charging fees as per the chart. Now you have to calculate the fees also. Abhi 80 lakhs has been realized. Sir, I think that chart, Ajay? sir, I think that chart is applicable only in case of CIRP, na sir. ना liquidation का भी chart है sir. Liquidation. ये क्या Sir, बात but करते the हैं आपने? liquidation charging का जो table है, it's so weird, sir. It's complex. कोई complex नहीं है. It is regulation 4, sir. Regulation 4 is there. So, but if you see, sir, उसमें 3.5%, 5%,
तो 1.88% इतनी ऐसा परसेंटेज कुछ है। कैसे याद रहेगी? हाँ सर, इट्स इम्पॉसिबल फॉर अलग लिक्विडेशन। अलग है, कहीं 3.75 है, फिर 5 है, सर फिर अरे एटलीस्ट ये अभी सिंपल तो कैलकुलेशन कर लो, पहले एक सिंपल कैलकुलेशन तो करके देख लो। ज्यादा मुश्किल मत करो, एक सिंपल कैलकुलेशन तो करके देख लो। अभी पहली बात तो ये है कि अच्छा, इसके अलावा हमारे को और भी कुछ मिलना है या इतना ही मिलना है बस? कैश एंड बैंक बैलेंस मिल गया? Only on the basis of realized. नहीं, रियलाइज में 80 आएगा या वो 35 भी आ जाएगा आपका? वो भी तो आएगा सर, जो शेयर कैपिटल कॉल की है हमने। नहीं वो नहीं आएगा सर, वो ये आएगा सेकंड या नहीं सिचुएशन आएगा? है। आएगा ना सर, वो तो अपने पैसे ही है ना कंपनी के। सर 35 आएगा सर। आएगा सर। सर 35 विल कम। कौन कौन कह रहा है नहीं आएगा? कोई बोल रहा है Sir, नहीं आएगा? I think that is another situation, na sir. That is not realized by sale of assets or something, you can say. वो फिर मंगाया ही क्यों अगर बांटना नहीं था तो? बांटना था, शेयर होल्डर को बांटना था ना वो। Distribute. But he has not realized that. He's realized now 35 lakhs. देखो, इसके लिए ना यू हैव टू गो टू सेक्शन 36। इफ यू गो टू सेक्शन 36, एक बार 36 पे चलते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। सेक्शन 36 क्या बोलता है? Liquidation state. हाँ, लिक्विडेशन एस्टेट बोलता है, द लिक्विडेटर शैल फॉर्म एन एस्टेट ऑफ द एसेट्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 3 व्हिच विल बी कॉल्ड द लिक्विडेशन एस्टेट, एंड द लिक्विडेटर शैल होल्ड द liquidation estate as a fiduciary for the benefit of all the creditors. So basically पहली बात तो ये है कि the liquidator shall form an estate of the assets, और फिर ये assets की बात कर रहा है, यहां पर कोई भी liability की बात नहीं कर रहा कुछ भी। तो आपने क्या करना है, assets को रियलाइज करना है, और assets को रियलाइज करके और पैसा देना है लोगों को। You can see regulation number 42 also. The liquidator shall distribute the proceeds from realization within 90 days from the receipt of the amount to the stakeholders. अभी 90 days भी जो है ये भी चेंज हो चुका है, ये पहले 6 months था, अभी आपका हो गया है 90 days। तो अब आप ये बताइए, सबसे पहले तो ये वाला पंगा हमारा हो गया इसमें कि ये 35 इसके अंदर आएगा नहीं आएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा 35। नहीं आएगा सर। Realized procedure. हाँ जी, वो एक्चुअली रियलाइज होके भी वो पे हो गया होगा ना कोई लाइबिलिटी, तो ये बैलेंस एसेट्स हैं जो बचे हैं मेरे ख्याल से। सर शेयर कैपिटल से हम क्या करते हैं? शेयर कैपिटल हम कंपनी में लेते हैं, उससे हम काम ही करते हैं ना, एक्सपेंसेस ही करते हैं ना। सर So वो they तो can कंपनी का मनी also है be ना। a view. नहीं अब तो वो काम कैश करना ही है, नहीं ना, अब तो दुकान कैश बंद हो कट रही हो है, गया अब तो पैसे वापस देने हैं। बराबर है सर, पर लिए है ना हमने, तो फिर लेते ही ना एक अगर तरीके हमें से लेने नहीं थे। पेड अप शेयर कैपिटल ही तो हो गया ना सर, जब मिल गया तो 35 प्लस 10 वहां 45 हो जाएगा, तो 35 भी ऐड होना चाहिए, इसका मतलब ये। सर अगर हम लोग कोई सेक्शन लाइबिलिटी पे हो गई ना। 40 की लैंग्वेज देखेंगे तो इट्स रिटन दैट लिक्विडेटर टू रियलाइज, तो वी सर वो कैन जो से आया है, रियलाइज दिस अनकॉल्ड कैपिटल। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी? सर एंट्री वो इसकी बैंक पास में ही होगी, आएगा बैंक ना अकाउंट डेबिट अल्टीमेटली। टू कैपिटल। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही होगी ना, तो ये तो बैंक में ही आएगा रिसीट ना पेमेंट सर, में तो आ जाएगा। बैंक में ही पैसा आएगा ना। हम्म अब इसका ट्रीटमेंट ना, दिस ट्रीटमेंट वुड हैव बीन डिफरेंट had a charge been created against such assets. So if a charge had been created, then we would not have included it in liquidation estate basically, because this regulation 40 says to the rights if any of the holder of any such charge or encumbrance, but there is no such holder of any such charge or encumbrance here. It is all unsecured loan. तो अभी क्या होगा, इसको हमें रिसिप्ट में भी लेना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है जो उसको मिलना है अनसिक्योर्ड लोन में।
because he is not getting any preference. This person who gave unsecured loan, he will not get any preference. ये unsecured loan taken against uncalled capital, this person will not get any preference. He will go as per section 53. So as per section 53 इसको payment भी करना है. So this money will come in the receipt and payment account also. तो आपको जो टोटल रियलाइजेशन हो जाएगा 80 प्लस 35 हो जाएगा आपका, 115 रियलाइजेशन हो जाएगा आपका. अब 115 तो रियलाइज हो गया. अब देखते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है. तो सबसे पहले तो हम फीस ऑफ लिक्विडेटर देखते हैं एंड देन विल डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट. ठीक है. तो नाउ लेट अस गो टू द फीस चार्ट. फीस चार्ट पर चलते हैं. सो वी विल मेक इट वेरी सिंपल दैट दे हैव रियलाइज्ड द मनी इन वन गो. ठीक है. और वो भी विद इन दी फर्स्ट 6 months. हम ऐसा मान लेते हैं कि फर्स्ट 6 months में रियलाइज हो गया और सारा अमाउंट एक ही बार में रियलाइज हो गया. ये तो सिंपल हो गया ना. सर ये 270 डेज में आया सर, 9 months में हो गया तो 2 नहीं, 270 डेज में तो पूरा कंप्लीट हुआ प्रोसेस. अच्छा सर. ऐसा मान के चल लेते हैं हम. ये कहां पर दिया हुआ है? शेड्यूल में दे रखा है ये? सर नहीं सर, रेगुलेशन 4. 4 में अच्छा, रेगुलेशन रेगुलेशन में ही दे दिया इन्होंने. ठीक है. 4 में दिया. ये है जी रेगुलेशन 4. सर लेकिन एक चीज मुझे पूछना था. हाँ सर लिक्विडेशन का जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली पे होता है. हाँ बिल्कुल. तो डिस्ट्रीब्यूट ही तो करना है अब. बट सर लेकिन डिफरेंट क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट ऑफ करने से क्रेडिटर्स पहले को अलग लिक्विडेटर अलग. अपने पैसे तो निकाल लेगा ना. अगर वो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके पैसे कौन देगा फिर? सबसे पहले तो पंडित जी अपना दक्षिणा निकालेंगे ना. भाई लिक्विडेशन कॉस्ट या CIRP कॉस्ट हैज टू बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल द अदर डेट्स. Sir, as per section 53 also, sir, liquidator fees shall be paid in priority, sir. हाँ बिल्कुल. तो आप ये मान लो कि आप जो है फर्स्ट 6 months में ही सारा पैसा रियलाइज हो गया. ठीक है. आप ऐसा मान के चल लो. और आपका तो 5% amount भी बहुत कम है कितना देखो, 115 लाख तो टोटल ही है. अब 115 में से भी क्या आपको कैश एंड बैंक बैलेंस का जो रियलाइजेशन है इस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये तो ऑलरेडी रियलाइज था. No, इस पर तो Yes. मिलना नहीं है आपको, नहीं sir. है ना. तो आपको कितने पर मिलना है? आपको मिलना है 105 पर. 105 ही तो आपने रियलाइज किया. 60 lakhs ये और ये एसेट्स वगैरह हैं आपके, और 35 यहां से रियलाइज किया. तो 105 आपने रियलाइज किया. अब 105 का मतलब 1 crore का तो 5% हो गया सीधा. ठीक है. अमाउंट रियलाइज कितना हो गया? 5 lakhs. 5 lakhs हो गया ना. और फिर आपका 5 lakhs और है नेक्स्ट. तो 5 lakhs का 3.75%. हाँ, 5 लाख. तो 5 lakhs का 3.75 कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी है. वो तो नहीं सर, कैलकुलेटर 5% ही होगा ना सर, वो 5.25 हो जाएगा ना सर, क्योंकि पहले 6 महीने में रियलाइज हो गया. हाँ ठीक है. 5% मिला पूरे पे 105 पे, तो 5.25 लाख हो गया. दैट्स ऑल. 105 पे कैसे मिल जाएगा? 1 crore तक ही तो 5% है. 1 crore पे मिलेगा फर्स्ट 1 crore पे. 105 लाख का हुआ ना सर, तो 1 crore 5 लाख हो गया ना. 5,25,000 हो गया ना सर. कैसे 5,25,000 हो गया सर? अरे सर, सर 5 लाख पे तो आपको 3.75% मिलना ना. नहीं सर, वो 6 मंथ के बाद में आएगा तब. 6 months पहले के 6 बाद महीने में मिला है ना सर. 270 डेज में मिला है, तो 6 months तो 180 days हो जाता है. अपन ने अरे बोला ना आप- सर अभी. आप तो नीचे की तरफ चलो. फर्स्ट 6 months में ही रियलाइज हो गया. वही देखो वही मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो 5% ही तो मिलेगा ना सर. अरे फर्स्ट करोड़ 1 crore पर ही तो है 5%. यस सर. देखो ऐसा है. आप ओके ऐसे हॉरिजॉन्टली मत चलो, वर्टिकली चलो. ओके. आप फर्स्ट 6 months वाली टेबल देखो, इसको छोड़ दो. नेक्स्ट 6 months आपको देखने का जरूरत ही नहीं है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल द मनी हैज बीन रियलाइज्ड इन द फर्स्ट 6 months, बट ऑन द फर्स्ट 1 crore ओनली यू विल गेट 5%. यस On the next 9 crores, you are getting 3.75%. So this 5 lakhs will come here, 3.75. ये मेरा कहने का मतलब है. यस सर. करेक्ट सर. है ना. यस सर. हाँ यस सर. ठीक है ना. तो 18,750 हो जाएगा सर. हाँ, तो 5 lakhs का हो गया आपका 3.75. कितना हो गया ये?
18,750 रुपये। 18,750 रुपए। ठीक है। तो सर टोटल हो आप गया तो एक बात बता दो, ये टेबल याद कैसे होगी? टेबल क्यों याद करने में क्या मुश्किल है? नहीं नहीं सर, मैं तो ये हॉरिजॉन्टली ले रहा था, अभी आपने वर्टिकली बोला तो समझ में आ रहा है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मैं सही में जब, बिकॉज सीआईआरपी में शायद से हॉरिजॉन्टल है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चाहे जो भी हो भाई, यहाँ पर तो हाँ, यही है। अभी समझ में आया टेबल, पहले समझ में ही नहीं आया था। नहीं सर, ये कैसे याद रहेगा? 5 फिर 3.7 2.5, ये कैसे याद रहेगा? हाफ भी नहीं हो रहा माने। तो बिल्कुल सिंपल है जी। देखिए, आप पहले 1 करोड़ लिया आपने, बाद के 9 मतलब 10 हो गए, फिर 40 ये 50 हो गए, 50 अरे से 100 सर, हो आप गए। समझ गए ना मेरा इशू, मतलब ये परसेंटेज कैसे याद होगी सर, किसका कितना परसेंटेज बहुत सिंपल है। 5 का देखिए ना, बीच में 2.5 है, ऊपर 3.75 1.25, सारे को जोड़ लीजिए, आखिरी वाले का 0.25। वो मुश्किल थोड़ी है। सब 5 5 10 ही तो हुआ ना ये। 5 3 8 2 10 1 11 12 13, तो ये हो जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। देखो मैडम, बहुत आसान है। तविंदर पाल सिंह जी ने बताया ना। देखो इसमें कितने कितने कॉलम है? देर आर 5 कॉलम्स। 5 कॉलम है ना? भाई रोज। 5 कॉलम में से बीच वाले कॉलम में क्या है? 2.5 है। ठीक है। अब 2.5 से आप 2.5 का आधा कर दो तो 1.25 हो गया। और अगर 2.5 में ही वही 1.5 जोड़ दो तो ऊपर 3.75। ऊपर जोड़ते चलो, नीचे घटाते चलो। लास्ट वाले में आपको 0.25 देना है बस। 1.25 सब में डिडक्ट होते जाएगा सर, है ना? हाँ, आप 1.25 से ले लो। 1.25 फिर उसका डबल हो गया, फिर उसमें 1.25 जुड़ गया, फिर 1.25 जुड़ गया। उल्टा पढ़ना शुरू कर दो। और सर एक तरीका, जो पहला कॉलम है, पहले में 1 करोड़ है, फिर 10 तक गया, फिर 50 तक गया, फिर 100 तक गया, फिर 100 के ऊपर गया, तो हाँ बस वो बिल्कुल, डिफरेंस अपन डाल सकते हैं। वो भी है। अगर इधर वाला याद करना है इतना तो थोड़ा याद करना ही पड़ेगा भाई। 1 10 वो 50 3 4 100 और फिर 50 100 से ऊपर। और नीचे वाला 50% है सर। हाँ बिल्कुल, नीचे वाला उसका 50%। और ये एक देखा दो जाए बारी, सर एक दो बार तो कोशिश करेंगे ना, याद हो जाएगा। इतना मुश्किल नेक्स्ट भी 6 मंथ इज 75% एंड देयर आफ्टर नहीं। इज 50%, उसका 50%। ये नेक्स्ट 6 मंथ वाला जो है, तो अब हमारी एक मिनट, अब हमारी ये लिक्विडेशन कॉस्ट कितनी आ गई? लिक्विडेटर रिमुनरेशन 5,18,750 आ हाँ। गई। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है जी, चलो। तो 5, अच्छा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योर क्रेडिटर्स। एक मिनट, ये अब दोबारा, अब इस चार्ट को देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? नहीं पड़ेगा। अब हम लिक्विडेशन के स्टडी पर चलते हैं। एक मिनट, एक एक्सेल शीट बना लेते हैं। बिल्कुल सर। एक्सेल शीट में जस्ट अ मिनट। फर्स्ट इज लिक्विडेशन कॉस्ट, सेकंड इज पेरी पैसो है वर्कमैन और सिक्योर क्रेडिटर का। ये हमारा आ गया। एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। ये है सेक्शन 53। एक इसमें सेक्शन 53 की वर्किंग हमने कर भी रखी है, शायद कोई इसका रिकॉर्डिंग भी होगा ऑलरेडी। तो ये टोटल रियलाइजेशन हमने अलग अलग करके दिखाया है इसमें, कि अगर 100 रियलाइज होगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 200 होगा तो कैसे होगा, ये सारा इस तरह से। बट चलो, हम एक काम और करते हैं, इसको नेक्स्ट शीट पर ले जाते हैं। ठीक है जी। तो हमारी इसमें कॉस्ट कितनी हो गई? सबसे पहले तो हमने ये दे दिया, इसको भी बड़ा कर देते हैं।
ये 5,18,750 हमने दे दिए, ठीक है जी। अब उसके बाद कौन आ रहे हैं हमारे पास? Following वर्कमैन debts which shall rank equally workman dues for the period of 24 months and debts owed to secured creditor। तो secured creditor तो हमारा कोई है ही नहीं, है ना, है ही नहीं। सारे ही हमारे अनसिक्योर्ड है। सिंपल रखा है हमने, क्या ताकि इतना समझ में आ जाए ना, पहले ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दें Gupta sir, अगर if the question does not mention that the performance bonus should be given to the liquidator, then we'll presume it that it is zero. भाई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव तो वैसे भी सीआईआरपी में है ना, Right, but बिल्कुल इसमें है ही नहीं सर, इसमें है ही नहीं। इसमें कहाँ है परफॉर्मेंस लिंक्ड? वो सीआईआरपी में तो है। okay, वो सर घुमाने के लिए देगा खाली क्वेश्चन में। हाँ बस वही, हाँ मैंने भी ये 270 डेज जानबूझ के इसीलिए डाल दिया इसके अंदर, कि 270 बिल्कुल सर। डेज से ना आदमी का दिमाग उधर घूम जाता है कि कंप्लीशन भाई वो जानबूझ के लिखा था उसने। वर्कमैन इज 10 लाख सर। हाँ, तो वर्कमैन ड्यूज हमारे हो गए 10 लाख। अच्छा, एक मिनट, So out of 80, आउट हाँ ऑफ 1 ये वर्कमैन, सर वन क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी, ये अपना टोटल स्टेट कितना हुआ सर, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना सर आपने पकड़ा है सर, प्लीज लेट मी नो। आपने 105 minus liquidation cost. नहीं 115 था ना नहीं, टोटल, इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक 115 ना, ओके 115 लिया 115 अमाउंट बिल, हाँ टोटल 115 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ना सर। हाँ टोटल 115 करना, 115. तो वर्कमैन ड्यूज हमारे हो गए 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख हो गया, 10 लाख, ठीक है जी, 10 लाख हो गया। उसके बाद ओट थ्रू सिक्योर्ड zero क्रेडिटर, ये है। कुछ नहीं है, तो ये zero जीरो कर है, दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद एनी employees को अनपेड भी 10 ओट टू लाख। एम्प्लॉइज का देना है, वो भी 10 लाख है। एम्प्लॉइज का भी 10 लाख है, 10, ये भी हो गया 10 लाख। उसके बाद फाइनेंशियल डेट्स ओट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अब अनसिक्योर्ड कितने हैं? Sir, 5 sir. एक बार देख 40 लो, में- अनसिक्योर्ड 40 में में देखो कौन सा 5 आएगा, ये 40 तो ये वाले आ जाएंगे, ये भी तो अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल ही है। 40 में 35 आएंगे ना सर। 35 तो आ गया ना सर, तो 5 ही मिलेगा ना। XYZ लिमिटेड XYZ भी आएगा, 20 भी आएगा, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स भी, तो यहाँ रिलेटेड डायरेक्ट पार्टी और अनरिलेटेड पार्टी में हाँ कोई आएगा, डिस्टिंक्शन नहीं है। हाँ 20 ये भी आ जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन्स भी आपके आ जाएंगे 10। सर वो 40 नहीं 35 आएगा ना सर, क्योंकि 5 लोगों ने दिया नहीं। 35 प्लस 20 प्लस लोन 10। तो 40 का ही है, लोन तो लोन तो 40 का है 40 ना का ही है, तो XYZ का। 40 दोगे ना आप तो। सर 40 में से 35 तो रियलाइज तो हुआ ही है ना सर, लेकिन तो हाँ 35 रियलाइज, आप चाहे आपको कुछ रियलाइज हो नहीं हो, यहाँ तो आपको देना ही पड़ेगा, अनसिक्योर्ड लोन में देना ही पड़ेगा। यहाँ तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना सर। देखो ऐसा है, वो जो राइट है ना उसका फर्स्ट राइट है उसके ऊपर 35 के ऊपर, बस बात यही है, फर्क है। वो भी अगर चार्ज क्रिएट होता तो, यहाँ तो चार्ज क्रिएट था ही नहीं, जब चार्ज ही क्रिएट नहीं है तो आपको उससे तो बाहर रख, अदरवाइज यू वुड हैव केप्ट दैट अमाउंट असाइड okay, फॉर but दिस you have पर्सन। taken it in the asset. Yes. Okay. If you would have created a charge against that uncalled capital, then you would have kept that amount aside for them only, exclusively. That is what this regulation 40 is saying. But now, since you are considering it as unsecured, तो ये आपको unsecured ही मानना है, फिर खत्म बात। फिर तो जो बाकी है रेस्ट अनसिक्योर्ड है उसी के साथ ट्रीटमेंट होगा। सो अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स हो गया, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गया, कितना हो गया आपका 70 हो गया ना। तो अब आपको 70 दे दीजिए, अगर बचता है तो, उतना पैसा भी है या नहीं पता नहीं। सो 70 आ जाएगा, 70। अभी कुछ और माल बचता है या खत्म हो गया? अभी तो बचा है, अभी बचा तो है सर अभी। अब 95 ही हुआ है अभी तो आपका, है ना। अभी 95 आपने 95 18750 खर्च किया है। 95 19 लाख समथिंग बचा है सर। 19 lakh something. हाँ, उसके बाद फॉलोइंग डेट शेल रैंक इक्वली। अब इक्वली में कौन कौन से आ रहे हैं आपके? यहाँ पर आ रहे हैं अमाउंट ड्यू टू ये अनसिक्योर्ड और जो Secured debt whose relinquished भी नहीं है, is right. दोनों नहीं है सर। उसमें गवर्नमेंट ड्यूज भी नहीं है और Secured भी नहीं है। रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज तो है ना। ये रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज में क्या आएगा? आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आते हैं सारे। ये बिल्कुल ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आएंगे।
तो ये यहाँ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आ जाएंगे। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं कितने आपके? तो सर वो 20 में से जो 20 बचा है lakhs वही है। जाएगा। हैं? 20 में से जो बचा है बैलेंस जो है हाँ, अब ये 20 लाख के हैं सर- और आपका 20 तो बचा नहीं है आपके पास। 20 माइनस 18,1750 कर देंगे तो हाँ, वो तो आपका 19। 1981 इतना आ जाएगा मेरे ख्याल, है यस ना? सर उतना ही आएगा सर, उतना ही गॉट इट। आएगा। तो ये हो गया 19,81,250 बस। बस अब खत्म शेयर हो होल्डर गया। को कुछ मिलना ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं पैसे खत्म हमको। हो गए सारे सर। हाँ, और इक्विटी शेयर होल्डर कुछ नहीं मिलना बस। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका। अब देखो मोटा मोटा तो आपको समझ में आ ही गया ना, एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन समझ में आ गई। सर आप एक बार वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन एक बार समझाएंगे मुझे, वो जो लिक्विडेटर फीस जो हमने अलॉट किया है हाँ हाँ हाँ, जरूर। उसमें उसमें 270 डेज जो कंप्लीशन डेट था, हाँ, सो व्हाई हैवंट वी टेक फर्स्ट 6 मंथ्स में रियलाइज करके वो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में क्यों नहीं लिया आपने? आई थिंक 270 वाला सर वो तो सीआईआरपी में एप्लीकेबल है, डेट इज एक नॉट मिनट एप्लीकेबल सर, इन एक बार केस ऑफ क्वेश्चन में लिक्विडेशन। जाएंगे सर, एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पर बोलेंगे, चलते हैं। हाँ हाँ एक हाँ। बार क्वेश्चन में जाएंगे सर, फोर्थ शीट। जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन मैं इसको स्टॉप शेयर करके, हाँ फोर्थ नंबर शीट, ये, हाँ हाँ जी, शीट नंबर 4 क्वेश्चन। हाँ, दिस इज शीट नंबर 4। हाँ जी, वो ये कह रहा है कि लिक्विडेशन इज कंप्लीटेड विद इन 270 डेज। तो हमने क्या किया है, हमने उस चीज को ये मान लिया कि रियलाइजेशन आपका 270 डेज में हो गया, ऐसा मान रहे हैं हम। ओके ओके, रियलाइजेशन आपका फर्स्ट 6 मंथ्स में हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे इफ एक पॉइंट नथिंग हमारा इज फिर भी छूट गया, मेंशन्ड अबाउट, आपने मुझे याद दिला दिया कुशल जजोदिया जी, वी हैव लेफ्ट 1 पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी मिलेगा उसको, इसका आधा, वो भी नहीं हमने दिया। हाँ सर वो तो 2 टेबल है ही, वही मेरा पॉइंट वही था। हाँ, वो भी देना है हमें। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है सर, वो दोनों ऊपर में जो है वो दोनों को मिला के है, और जो बच जाएगा कोई दूसरा लिक्विडेटर करेगा डिस्ट्रीब्यूट तो उसको 50% मिलेगा। ऊपर वाले में दोनों जॉइंट है सर, पहले टेबल में दोनों जॉइंट है। एक बार सर टेबल इसमें देख लेते सर हैं, सिंह जी एक सेकंड, मेरा मैं एक एक क्वेश्चन बार पूछ टेबल लेता देख हूँ लेते सर। हैं, टेबल में क्या बोलता है। सर पॉइंट नंबर 6 में सर, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू इज नॉट मेंशन्ड, विल प्रिज्यूम दैट इट हैज बीन रियलाइज्ड विद इन 6 months, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई एम आस्किंग। नो नो नो, दे विल क्लियरली से, दे विल दे क्लियरली विल से। क्लियरली से, नो सर, ओके। एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड वो देगा भी नहीं एग्जाम में, ये तो हमारा वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस बेसिकली, ताकि हमें पूरा समझ में आ जाए है क्या इसके अंदर। बट इफ दे वांट टू आस्क, दे विल स्पेसिफाई। अच्छा, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेक होल्डर्स क्या बोलता है इसमें? For the purpose of clause B, it is hereby clarified that where a liquidator realizes any amount but does not distribute the same, he shall be entitled to fees corresponding to the amount realized by him. Where a liquidator distributes any amount which is not realized by him, he shall be entitled to fees corresponding to the amount distributed by him. Where the fees is payable under आई clause थिंक B सर दो of, एक मिनट, where the fees is payable under clause B of sub regulation 2, the liquidator shall be entitled to receive half of the fees payable on realization only after such realized amount is distributed. हाँ जी, हाँ कुछ बोल रहे थे आप? हेलो। हाँ रवि गाड़िया जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरा ये कहना है कि वहां पे जो 2 टेबल दी गई है सर, तो जैसा मैंने समझा, फर्स्ट टेबल इज एप्लीकेबल ओनली इफ द लिक्विडेटर रियलाइज्ड द अमाउंट, हाँ, and second is applicable if amount is not realized by him but only distributed by him, then second table will be applicable. लेकिन रवि जी रियलाइज ही नहीं होगा तो हाउ कैन ही डिस्ट्रीब्यूट? रवि जी रियलाइज नहीं करने सर, के वो बाद ही जादू जी, मेरा डिस्ट्रीब्यूट ये होगा। if he सर realizes मेरा ये that कहना है, if he जादू जी, distributes, he'll get the जादू lower जी प्लीज, fee also. नहीं इसमें एक पॉइंट है, सपोज अपने पास कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो डेट अमाउंट इज नॉट बीन, मतलब वो रियलाइज नहीं किया गया है, डेट अमाउंट विल ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड,
राइट, यू आर वेरी करेक्ट, तो सर गुप्ता बिल्कुल सर ठीक है। एक बात बताओ, in that case only table B will be applicable, sir. एक्चुअली देयर आर टू सर सिचुएशन। वहां पे लिखा हुआ है सर। नहीं, बहुत या बहुत अच्छा वहां पे पॉइंट सर आपने सब किया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। या देयर कुड बी टू सिचुएशंस। रियलाइज बाय हिम। सर नंबर वहां पे वन, सर वहां पे लिखा हुआ है रियलाइज बाय हिम। हाँ नहीं, एक मिनट, उसमें क्या है, देखिए देर आर टू थिंग्स। नंबर वन, इफ सम कैश एंड बैंक बैलेंस इज देयर और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर देयर, Yes. तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज रियलाइज्ड, है ना, क्योंकि उसके लिए लिक्विडेटर हैज नॉट मेड एनी एफर्ट्स। ठीक है भाई, आपकी मार्केटेबल Yes. सिक्योरिटीज है, दे कैन बी सोल्ड विद इन 1 डे, उसमें तो कोई है ही नहीं, डीमेट अकाउंट आपका है, Of आपने course. सेल कर देनी है। सो उसके ऊपर कोई आपको रियलाइजेशन का पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाला मिलता है। एंड सेकंड सिचुएशन इज व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ गार्ड्स, liquidator A is replaced by liquidator B. So at the time of realization, liquidator A was there, but now that has gone, that liquidator has gone. So now the person who is distributing, he will get only the second table, as per the second table. Yes, sir. तो सर इसमें कैश एंड बैंक का जो 10 लाख था हाँ, वो सेकंड टेबल के हिसाब से मिलेगा सर। सेकंड टेबल के हिसाब से मिलेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको भी करना तो है। Yes, अपना yes, कैलकुलेशन गलत हो गया ना सर वो। अभी कर लेते हैं ना, अभी कर लेते हैं, yes, ठीक है। yes, yes. सर हाँ, अभी वो कर फिर लेते से हैं उसकी। करना पड़ेगा। सर हाँ ये सर, बहुत एक मिनट। इंटरेस्टिंग है सर। रवि जी थैंक यू, ये अच्छा हाँ, पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ओके, समझ थैंक नहीं आई यू एक ऑल। बात, सर एक बात, हाँ अगर अगर एक लिक्विडेटर है, उसने रियलाइज किया, उसको ऊपर वाला मिल गया, वो चला गया, दूसरा आ गया, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको नीचे वाला मिल गया, एग्री। लेकिन हाँ, अभी एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने रियलाइज भी किया, एक ही लिक्विडेटर है जिसने रियलाइज भी किया और डिस्ट्रीब्यूट भी किया, तब क्या होगा सर? तो उसको वही मिल गया ना ऊपर। अब वो ये इसका आंसर यहाँ दिया है ना, क्या बोल रहा है कि वेयर द फीस इज पेएबल अंडर क्लॉज बी। क्लॉज बी में क्या है, द लिक्विडेटर शैल बी एंटाइल्ड टू रिसीव हाफ ऑफ द फीस पेएबल ऑन रियलाइजेशन ओनली आफ्टर सच रियलाइज्ड अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हाफ आपको मिलेगा यस सर, बात रियलाइजेशन पर और हाफ मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन पर। सपोज देर इज ओनली वन लिक्विडेटर मिस्टर ए। नाउ मिस्टर लिक्विडेटर will get 2.5% on realization and 2.5% on distribution, ये मतलब है। मतलब अगर एक ही लिक्विडेटर है तो उसके ऊपर ऊपर वाला ही टेबल एप्लीकेबल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक ही लिक्विडेटर तो यस, अगर दोनों स्टेजेस में वही रहा तो। अगर गुप्ता सर, हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज, गुप्ता सर एक हम्म द कैश एंड बैंक बैलेंस तो इज जस्ट कि वो हमें पता चल जाएगा वेदर इज रियलाइज्ड बाय द लिक्विडेटर और नॉट। फॉर एग्जाम्पल इफ ए कंपनी हैज डेटर, डेटर तो रियलाइजेशन में आएगा, डेटर रियलाइज में आता है, डेटर डेटर रियलाइजेशन सिर्फ में आएगा ओनली ना। कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है उसमें। ओके, सर जो लेकिन अभी कैश तो एंड हमने, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल व्हिच कैन बी हाँ इजीली लिक्विडेटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ओके ओके। सर अगर अभी आप उसको इससे आधा दे रहे थे, हमने तो चलो पूरा दिया है, अभी हम इसको 2.5 और 1 पॉइंट समथिंग देते, तो सर हमने तो सारा पैसा खत्म ही कर दिया, इसको बाकी कहाँ से मिलेगा? बाकी मतलब अभी भाई सबको मिल गया ना हमने, पैसा, देखा शेयर होल्डर के अलावा सबको मिल गया। अरे नहीं अरे सर, पैसे, अभी तो अब हमने पैसे बचे कहाँ? पैसे तो खत्म हो गए ना, अब कहाँ बचे पैसे? अरे बट पहले ही इज गेटिंग आउट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द रियलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो पैसा वैसे भी खत्म थोड़ी होगा। वो अपने को फिर से बनाना पड़ेगा, अपने को अभी जो रियलाइज और डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे फिर से अपने को ये चीज तैयार करनी पड़ेगी। देखो एक्चुअल जो होता है ना, एक्चुअल तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो मैं आपके लिए एक डाल दूंगा इसमें कैलकुलेशन, जो एक्चुअल कैलकुलेशन है उसमें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि सारा अमाउंट एक बार में रियलाइज भी नहीं होता। पर ये थोड़ी है कि वो आप वेट करोगे, आप ये नहीं कि पूरे 100% रियलाइजेशन की वेट करते हो, ऐसा नहीं है। आपका रियलाइज होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूट भी साथ साथ चलता रहता है, वो तो आपको प्रोविजन करके चलना इसीलिए पड़ता है। आप कुछ सर, इसीलिए वो टेबल में दिया हुआ है 180 डेज और ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोपोर्शनेटली में मिलेगा ना सर, उसको जितना रियलाइज हाँ होगा बिल्कुल। प्रोपोर्शन तो अभी मिलेगा। क्या है, अब देखो फिर भी हमने काफी कुछ में समझ लिया, सिर्फ वो 10 lakhs वाला और रह गया, उसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो जो 10 lakhs है, बिल्कुल, 10 lakhs में आपका क्या चेंज हो जाएगा वो देख लेते हैं। लिक्विडेटर फीस सर चेंज होगी सर। हाँ बिल्कुल, तो 10 lakhs का इसको कितने परसेंट देना है आपने, 5%। 2.5%, हाँ 25,000 रुपए। है 25,000 कैसे? 10 लाख का 3 पॉइंट ये हाफ होगा ना, 2.5% होगा। 2.5%। 10 लाख का 2.5%। हाँ तो 25,000 हो 2.5% गया है। आपका, हो गया 5,18 और 25 43 हो गया ना, तो 543 750 ये दे दोगे आप, है ना, तो ये जाएगा 543 750।
और 25,000 जो है उसमें कम कर दो नीचे वाले में से। सर एक बार समझा दीजिए प्लीज। सर वो 5 फिगर कहाँ से आया सर? वो 5, कौन सा? ये सर फर्स्ट जो आपने 5 जो आपने कैलकुलेट किया 5% ऑन द बेसिस ऑफ 1 करोड़ ना, फर्स्ट 1 करोड़। नहीं, टोटल हमारा था ना जो रियलाइज हुआ था हमारे को 115 था ना। 115 में से 105 तो रियलाइज हुआ था ना हमारा भाई। 60 लाख तो होटल प्रॉपर्टी सेल हो गई थी, अच्छा वो अदर करंट एसेट से आ गया था। और 35 लाख आपका जो राइट। अनकॉल्ड कैपिटल है वो भी तो रियलाइज हुआ था ना आपका। बिल्कुल तो वो टोटल रियलाइजेशन वाज 115, उसमें ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल आपका बिल्कुल। 10 था, तो आपका 105 रह गया था। हाँ वो 105 हो गया सर। अब यहाँ पर है ना मैडम, ये है ना सिर्फ करेक्ट। जो बाकी जो आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उसका, बाकी जो बच गया वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए है। ये था आपका। तो 81 की बजाय 81 में से आप 25 लेस कर दीजिए तो 66 हो जाएगा ये। 1966 250। Sir, I have a query here. एक मिनट ये 11 में से 5 56 होगा ये। तो 1956, जस्ट अ मिनट। हाँ बताइए मैडम। Sir, what we have done is हम लोगों ने 10 lakhs के ऊपर 2.5% लिया है। हाँ बिल्कुल, because that amount has not been realized, it is only been distributed. Why it should not be 1.88%? Just a minute, एक मिनट, let us see the table, अभी देख लेते हैं। Sir, I think table of realization and हाँ table जी, of distribution should be treated separately, sir. अच्छा मैडम का क्वेश्चन ये है कि 1.88 क्यों नहीं लेंगे? That's why I'm telling Sir, table because there A is and one, table B. sir, but there is a regulation now. You have to keep on distributing the amount within 90 days. तो वैसे भी 6 months के अंदर तो आपको 90 days में तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा आपके पास पैसा जितना नो, बचता है। 90 डेज, मतलब 90 डेज है आपका, वेन एवर द अमाउंट इज रियलाइज्ड। यस। यस, तो अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा बचा है तो हाँ। 100% विद इन 90 days ही हैज टू डिस्ट्रीब्यूट टू द हम्म, लाइबिलिटी सेक्शन। ठीक है। तो वी आर प्रिज्यूमिंग कि हम आपका वो 2.5% इज स्लैब एप्लीकेबल, बिल्कुल ठीक है उस हिसाब से। सो आई थिंक ये वाले तो केस स्टडी कंप्लीट हो गई आपकी। गुप्ता सर, ये कोई बिल्कुल ये सर। जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ फॉर्मूला है क्या, कैसे याद करें? आपके पास शॉर्टकट है क्या इसका नहीं, कुछ? ये तो इसका जस्ट हाफ ही है ना, जो 5 है 5 का हाफ है 2.5। अब फर्स्ट टेबल का 3.7, सेकंड टेबल हाफ है। ओके 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 अब ओके 3.75 का हाफ करोगे तो आप 1.875 आएगा, तो ओके। तो 1.88 हो पहला गया। याद करने से बेसिकली, और वो डेसिमल आने से ऊपर राउंड ऑफ कर लो। बिल्कुल 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 ओके, और गॉट बिल्कुल। इट। जादू जी ये क्या रेगुलेशन में भी लिखा हुआ है, रेगुलेशन में भी लिखा हुआ है, रेगुलेशन 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि हम्म 50% ऑफ द फर्स्ट टेबल ऐसा लिखा हुआ है। हम्म अच्छा लिखा हुआ है, ओके। तो बहुत आसान हो गया, अब हाँ तो जी हाँ टेबल जी भी याद करना, टेबल याद करने में कुछ मुश्किल नहीं है। सर वो एक्सेल शीट जो आपने बनाई है ना, वो प्लीज शेयर इट इन द ग्रुप सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी शेयर कर दूंगा। हाँ हम्म अभी नहीं, हाँ हाँ आप ये वाली ना, बिल्कुल हाँ हाँ सर, जो आपने कैलकुलेट किए ना कि टोटल हाँ अपना इतना रिकवरी हुआ, इतना रियलाइजेशन हुआ और बिल्कुल इतना बिल्कुल। अपन ऐसे से डिस्ट्रीब्यूट किए। हाँ हाँ ये मैं अभी शेयर दैट कर वी विल दूंगा। सी लेटर ऑन हाँ सर। नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं देखो, थोड़ा बहुत इस तरह से कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी आती है ना। अच्छा ये था सेक्शन, अच्छा सेक्शन 53। गुप्ता सर, चैट बॉक्स एक बार देख लीजिए। एक मिनट एक मिनट।
ये सेक्शन 53, ये मैं शेयर कर रहा था जरा एक बार। हाँ जी, हाँ, चैट बॉक्स देख लेते। आई हैव कंफ्यूजन ऑन स्टेक होल्डर्स कमिटी। कमिटी। ओके, तो अपूर्व जी क्या कंफ्यूजन है बताइए। सर उसमें शेयर होल्डर का क्या था, उसमें वो मुझे नहीं समझ आया। अभी बाकी बता देते हैं, अभी स्टेक अभी होल्डर कर थे, अभी कर लेते हैं दोबारा, कोई बात नहीं। वोटिंग राइट्स वाले तो सभी आने थे, वो तो हो गए। हाँ, एक मिनट एक मिनट। और जो ये सीआरएलपी में होते हैं वो तो फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर तो होते नहीं है उसमें, जब पहले नहीं, सीआईआरपी में तो डिफरेंट है, बट हाँ जी, हियर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेक होल्डर्स क्योंकि कंसल्टेशन कमिटी इज डिफरेंट। तो रेगुलेशन नंबर 31 ये था ना हमारा, हाँ जी, हाँ जी, तो अभी नहीं देख आप लेते बोल हैं। रहे थे ना 60 डेज में वो बनना होता है स्टेक होल्डर कमेटी। हाँ, अभी बताता हूँ, ये है। So the first thing is that this consultation committee has to be made within 60 days. Now till that time, whatever is the COC which is ओके, operating as per CIRP regulations, that will continue to operate. ठीक है सर, And so that will work as consultation committee. ओके, And this consultation committee, it shall comprise all the creditors of the corporate debtor, based on the list of stakeholders prepared, basically. So they are saying that it shall be prepared based on the list of stakeholders. So basically we were discussing that even shareholders will be included. But now they are specifically excluding two persons. Number one, those who are the promoters. किस किस को एक्सक्लूड करना है कंसल्टेशन कमेटी में? आना तो सभी को है, इंक्लूडिंग शेयर होल्डर। प्रमोटर्स हैव टू बी एक्सक्लूडेड। प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, they may attend the meeting but shall not have any right to vote. And number two, financial creditor who is a related party of the corporate debtor, so they will also they will not have any right to vote. So basically every stakeholder will be included in stakeholders consultation committee, and his right to vote shall be based on the claim amount admitted. बट वो राइट टू वोट में बस वो शेयर होल्डर तो नहीं आएंगे ना, बट इसमें शेयर होल्डर का तो कहीं मेंशन ही नहीं है कहीं पे भी। नहीं, शेयर होल्डर का मेंशन है ना। वो प्रोवाइडेड नहीं, प्रोवाइडेड में तो उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया, तो नहीं, फिर तो प्रोवाइडेड नहीं, पहले ये ऊपर ही देख लो आप, इससे ऊपर ही, ये यहाँ देखो जहां से शुरू होता है, जहां ये शुरू होता है वहीं पे बता दिया, क्या बोला? बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स प्रिपेयर्ड अंडर रेगुलेशन 31। अब रेगुलेशन 31 देख लीजिए आप, रेगुलेशन 31 में क्या है? दिस इज द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब रेगुलेशन 31 में जो लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स बनाओगे आप, वो कहां से दोगे आप? दिस इज द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, एंड यू हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। डेफिनेशन ऑफ स्टेक होल्डर आपको कहां दी हुई है? ये डेफिनेशन में दे रखी है रेगुलेशंस में, तो वहां से आप स्टेक होल्डर की डेफिनेशन देख लो, वो उसमें क्या इंक्लूड करता है? सारे इंक्लूड करता है, शेयर होल्डर्स भी इंक्लूड करेगा। ये स्टेक होल्डर्स मीन द स्टेक होल्डर एंटाइटल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स। जिसको भी सेक्शन 53 में डिस्ट्रीब्यूशन मिलना है, दिस स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर में सारे आ गए ना, तो एवरीबडी इज कवर्ड। ओके सर, ठीक है जी, तो ये वाली केस स्टडी तो कंप्लीट हो गई। यस सर, अब हम दूसरे वाली केस स्टडी पे चलते हैं जो हमने ग्रुप में शेयर की थी। पहले हम लिक्विडेशन वाली देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम सीआईआरपी वाले पे चलेंगे। टाइम मिलेगा नहीं तो कल पे परसों, कल भी क्लास है, कल करेंगे उसको। अभी थोड़ा सा इसको देखते हैं। लेट अस सी दिस केस स्टडी, सीआई जो लिक्विडेशन वाली केस स्टडी है। लिक्विडेशन वाले केस स्टडी किसी ने किया है क्या? आपने, आप में से किया है किसी ने? अटेम्प्ट किया था? मैंने कुछ शेयर किया था ना ग्रुप में। सर सिर्फ रीड कर रहे थे, बहुत ज्यादा अभी मतलब पढ़ना पड़ेगा, हाँ हाँ समझ मैंने में किया नहीं था। आया। हाँ जी, हाँ सर जी किया मैंने भी, बट उसको मैं अभी उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी प्रॉपर, कुछ हाँ कर हाँ, कोई पाया, बात नहीं। बाकी गलत हो रहे थे वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये वाला था, कौन सा था हमारा? जस्ट अ मिनट, मैं शेयर करता हूँ। वी नीड टू हार्ड वर्क। वो तो है ही, हार्डवर्क तो करना ही वेरी पड़ेगा, तभी बात बनेगी। सर दैट मीन्स एक ऑपरेशनल क्रेडिटर, अगर इफ इट इज रिलेटेड टू द, इफ इट इज अ रिलेटेड पार्टी, कैन बी अ स्टेक होल्डर।
Pardon? हाँ, they are talking In the only of financial liquidation process. creditors. They are talking only of financial creditors basically. Yeah. हम्म। तो यहाँ पर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन टू लिक्विडेशन कॉस्ट्स। पहला एक पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन टू लिक्विडेशन कॉस्ट्स। सो इन दिस केस स्टडी इफ यू सी द लिक्विड एसेट्स आर, ये नजर आ रही होगी मेरी स्क्रीन पे आपको ना केस स्टडी। हम्म। तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस आर 8 करोड़ ओनली, ठीक है। अब वो क्या क्या बोलता है कि लिक्विडेशन कॉस्ट कितनी है। लिक्विडेशन कॉस्ट बोल रहा है इज एस्टिमेटेड एट 10 करोड़, ठीक है ना। तो इफ देयर इज ए शॉर्टफॉल बिकॉज लिक्विड एसेट्स आर लेस देन द लिक्विडेशन कॉस्ट, सो 2 करोड़ का शॉर्टफॉल है ना। सो हाउ दिस शॉर्टफॉल विल बी मेड गुड? So बेसिकली the financial institutions have to bear. yes. So up, but suppose in the case study they give financial institutions and this alternative investment funds, तो उसमें क्या करोगे आप? ये लोगे या नहीं लोगे आप? So financial institution has to bear only. बिल्कुल, जो वर्ड लिखा है एक बार रेगुलेशन देख लेते हैं। दैट इज गिवन इन CIRP रेगुलेशंस। ये बात कहाँ लिखी गई है आपकी? CIRP लिक्विडेशन रेगुलेशन में भी लिखी है मेरे ख्याल, रेगुलेशन नंबर 2 है। Regulation number 2A talks of this. So let us go to regulation number 2A. Let us have a quick look at regulation number 2A. Regulation 2A क्या बोलता है? Contribution to liquidation costs. हाँ, Where the committee of creditors did not approve a plan under sub-regulation 3 or regulation 39B of the Insolvency and IBC Board of India. क्या है? Sorry, एक second. The liquidator shall call upon the financial creditors, being financial institution, to contribute the excess of the liquidation cost over the liquid assets of the corporate debtors and estimated by him in proportion to the financial debts owed to them by the corporate debtor. So basically they have given an illustration also that only financial institutions will be required to contribute. Suppose the excess of liquidation cost over liquid assets is 10, so then they will contribute in the ratio of 4:6. And this contribution, it shall be deposited in a designated escrow account to be opened and maintained. Now let us go to that case study. बट सर लिक्विडेशन में तो अब स्टेक होल्डर कमेटी बन गई, तो अब सिर्फ फाइनेंशियल क्राइटेरिया ही क्यों करेगा, बाकी क्यों नहीं करेंगे? जब स्टेक होल्डर कमेटी में तो सभी आ गए ना फिर। नहीं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी का इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ये कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, आपने पंडित को घर पे बुला लिया, तो अब पंडित को जब घर पे बुला लिया और पंडित को देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या करते हो? सब 2-2 रुपए मिलाते हो आपस में। भाई उसको तो देने हैं ना पैसे, ऐसा तो नहीं कि उसको भी नहीं दोगे आप पैसे। ये वही चीज है। अब आपने पंडित जी को घर पे बुला लिया तो पंडित को तो पैसे देने ही है। अब आपके पास अगर पैसे नहीं है घर में, कॉमन फंड में नहीं है, तो क्या करोगे? सारे जने मिल जो बड़े जैसे जिसके पास पैसे होंगे वही मिलाएगा ना। तो ये मानते हैं कि बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर मोर कैपेबल, तो उनसे ही कंट्रीब्यूट करवाओ और यू गिव देम प्रेफरेंस। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट। तो बेसिकली दे आर इन्वेस्टर्स। हाँ जी सर, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली दे आर इन्वेस्टर्स आल्सो। Yes, because they have given money to the company, na. That's why. So, and this whatever they are contributing, so that will be deposited in an escrow account, and that money will be paid as part of liquidation process cost. ये भी बात लिखी गई है. That point is written in this definition. Definition में लिखा है आपका 2 का 1EA लिक्विडेशन कॉस्ट। तो अगर हम वहां पर जाएं एक बार देखते हैं उसको, ये न्यू शेयर में ये लिक्विडेशन कॉस्ट अंडर क्लॉज 16 ऑफ सेक्शन 5 मींस ये यस। और इसमें क्या बोलता है?
यहां बोलता है अमाउंट रीपेबल अंडर सब रेगुलेशन 3 ऑफ रेगुलेशन 2A। तो इट इज अगेन रेफरिंग टू रेगुलेशन 2A। रेगुलेशन 2A का सब रेगुलेशन 3, और सब रेगुलेशन 3 में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। The amount contributed under the sub-regulation 2 shall be repayable with Yes. interest एट बैंक Hmm. रेट्स। Hmm. तो ये जो whatever is the amount they have contributed along with interest that will be paid as part of liquidation cost। तो अभी हम अपना दोबारा वही केस स्टडी पे चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो ₹2 जो शॉर्टफॉल है आपका, दैट विल बी पेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली। So sir, what is the question? अच्छा, okay. क्वेश्चन ये आ गया ना, ये आ रहा है ना Okay. क्वेश्चन आपके पास। सो हाउ द Okay. शॉर्टफॉल इन लिक्विड एसेट्स ओवर लिक्विडेशन कॉस्ट शैल बी मेड अप। By financial. हाँ, By so by financial institutions in the ratio of financial debts owed to them। माने सर whatever their debt is, the Yes. ratio of their debt. हाँ, रेशियो ऑफ डेट है, बिकॉज देयर कैन बी मोर देन वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना। अगर एक ही है फिर तो वही सारा बियर कर लेगा, अगर एक से ज्यादा है तो उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड वेयर दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 करोड़ इज टू बी केप्ट। अब ये 2 करोड़ आपने ले तो लिया, अभी तो देना नहीं है लिक्विडेटर को, अभी देना नहीं है कुछ भी, वो ये तो रखा सर था आपने। Designated वो bank शब्द account. ओपन एंड मेंटेन मैंने तो उससे याद कर लिया था सर इसको। हाँ, तो बस वो टू बी Opened ओपन and एंड मेंटेन्ड। maintained. यस, सो इन डेजिग्नेटेड एस्क्रो अकाउंट टू बी ओपन एंड मेंटेन्ड। सिर्फ मेरा एक आंसर यही सही हुआ था सर। ओपन और मेंटेन के चक्कर में। हाँ जी। अच्छा, रिगार्डिंग शॉर्टफॉल इन इन्वेंट्री शुड इट बी रिपोर्टेड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। शॉर्टफॉल इन इन्वेंट्री देख लेते हैं कि एक्चुअल इन्वेंट्री जो है वो 12 करोड़ है, ठीक है, और आपका जो बुक्स है, बुक्स में इन्वेंट्री 50 करोड़ आ रही है। ऐसा होता है कई बार कि जब आप कंपनी में जाते हो तो इन्वेंट्री बुक्स में तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन एक्चुअल में कम होती है। तो व्हाट कुड बी द रीजन, ऐसा क्यों हो सकता है? जब भी फिक्टिशियस over- परचेजेस बुक करते हैं तो क्या होगा, इन्वेंट्री तो बढ़ जाएगी ना एज पर बुक्स, लेकिन Right. एक्चुअल सामान तो आएगा नहीं आपके पास, तो एक्चुअल इन्वेंट्री नहीं होगी, बस सिर्फ बुक्स में परचेजेस बुक हो जाएंगी और जो परचेजेस है वो इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा जब तक सेल नहीं होगी। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आए कि बुक्स में तो 50 करोड़ है और एक्चुअल आपके पास 12 करोड़ है, तो क्या करोगे आप? सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डायरेक्टली तो आप पहले नहीं करोगे, पहले तो ये देखोगे कि भाई ये पीयूएफई ट्रांजैक्शन है या नहीं है, क्या है कि भाई So ये। he should ask, he should consult the COC to appoint a forensic auditor. हाँ बिल्कुल, उस वो आप फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, और उससे पहले भी आप ये देख सकते हो कि ऐसा तो नहीं कि कोई इन्वेंट्री रिटर्न कर दी हो। अगर इवन इफ यू हैव रिटर्न्ड द इन्वेंट्री दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। सपोज यू हैव परचेज्ड गुड्स एंड देन यू हैव रिटर्न्ड दोज गुड्स, तो रिटर्न करने से क्या हो गया, आपका ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है। कैसे प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, कोई बता सकता है? कि भाई आपकी कंपनी ने गुड्स खरीदे और फिर वो गुड्स वापस कर दिए, कोई कमी नहीं थी गुड्स में, कोई शॉर्ट कमिंग नहीं थी, वैसे ही वापस कर दी कि भाई पैसे तो हम दे नहीं पाएंगे तो अपने गुड्स ही वापस ले लो। तो आपने क्या किया बेसिकली, क्योंकि आपको करना क्या था, आपको करना ये था उसको क्लेम इनवाइट करना था उनसे, क्योंकि ही वाज अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको उससे क्लेम इनवाइट करते, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर था, अब आपने ऑपरेशनल क्रेडिटर को एक किस्म से प्रेफरेंस दे दिया। तो इसका मतलब सर, on the basis of the RV valuation report, we can also determine the PUFE transactions also. हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। Okay. तो शॉर्टफॉल इन इन्वेंट्री इट शुड बी रिपोर्टेड एज पीयूएफई ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड, ठीक है, एंड एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सच इन्वेंट्री बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर अलोंग विद अदर एसेट्स। तो ये सारे काम आपको करने हैं। नाउ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड लीज होल्ड राइट, तो मैंने ये क्वेश्चन में भी लिख दिया दोबारा से क्योंकि ऊपर बार बार जाएगा नहीं बंदा। तो फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड लीज होल्ड राइट्स ऑफ ₹5 करोड़ इन लैंड इन रिमोट एरिया। आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, दे आर हैविंग सम लीज होल्ड राइट्स
इवन ई ऑक्शन, आपने ई ऑक्शन किया, ई ऑक्शन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, and the liquidator is thinking of disclaiming the same as onerous property. A maintenance contract was entered into for such land with a local contractor, and the same provided for a lump sum compensation of 5 lakhs in case of termination of lease. The local contractor has evinced interest and has inquired in writing from the liquidator as to whether the liquidator is going to disclaim the leasehold property. So what steps shall the liquidator take to ensure that there is no litigation regarding onerous property? So how the interests of the local contractor shall be taken care of? So first of all, one has to see whether there is any interested person. So there is a interested person here because maintenance contract is there. So that is the interested person. So before applying to adjudicate, there are two things. One has to take care. The liquidator has to take care before declaring any property as onerous property, or before applying for any property to be declared as onerous property. What are those two things? Number one, he has to see whether someone has inquired in writing, and second is whether someone is interested in that property. So here both the things are there. Somebody has inquired in writing also, and somebody is interested also. So before applying to the adjudicating authority, the liquidator shall communicate his intention to the interested person to do so within 1 month from receipt of inquiry. Then the liquidator shall serve a notice to persons interested in owner's property or contract at least 7 days before making an application to the adjudicating authority. So both these things he has to give. And the local contractor shall be deemed to be a creditor of the CD and shall be paid as per section 53(1)(f). So this is also an important point, that suppose there is a property and that property is declared as onerous property and somebody's rights are affected. So I usually take the example of a cinema hall and a canteen contractor. Suppose there is a cinema hall that is located in a rural village, and that is the old screen type cinema hall for which no buyers are available, and that is also being run on lease. And there is a canteen contractor for that cinema hall. So that canteen contractor has mobilized certain resources, and if he can prove that, okay, he has incurred some loss, so that loss will be paid to him as per section 53(1)(f), other debts and dues. ये बात लिखी गई है रेगुलेशंस के अंदर. Now one of the secured financial creditors, now regarding the rights of the financial creditors. So one of the secured financial creditors has written to the liquidator regarding his intention to realize his security. The loan amount due to him was 8 crores and the security provided to him as on that date was valued at 10 crore, which he intends to sell at 7 crores. ठीक है? The liquidator has a buyer who wants to buy this property at 9 crores. However, the buyer wants to buy it in 2 installments of 4 crore immediately and 5 crore after 6 months. So what would be your decision as a liquidator in this scenario? Whether you would allow the sale to a buyer who is seeking installment plan? भाई वो आपके पास बायर है 9 करोड़ का. It is good for us. नहीं, गुड फॉर अस क्या? ऐसा है ना, वो आप ये रेगुलेशन 37 पढ़ो. रेगुलेशन 37, हाँ, इमीडिएट होना चाहिए. ये नहीं वो कह दे मैं 1 साल बाद पैसे दे दूंगा ना, वो नहीं चलेगा. रेगुलेशन 37 पढ़ो. So it should be immediate. Okay. रेगुलेशन 37 क्या बोलता है? रेगुलेशन 37 बोलता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 days. I am reading from regulation 37 sub regulation 2. The liquidator shall inform the secured creditor within 21 days of the receipt of intimation if a person is willing to buy the secured asset before the expiry of 30 days from the date of intimation under sub regulation 1 at a price higher than the price. ऐसा नहीं वो बोले मैं 2 साल में पैसे दे दूंगा, वो नहीं. तो what would be your decision as a liquidator? So a buyer should be ready and willing buyer. तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें कितना कहा उसने, कितने में लोन अमाउंट उसका है 8 crores and he intends to sell it at 7 crores. 7 करोड़. हाँ, तो 7 crores पे आप जो है सेटल करना पड़े. सेटल करना पड़ेगा. बिल्कुल. तो ऐसे बहुत सारी इसमें केस स्टडी है, एक बार आप पढ़ लो और उसके बाद में आप मुझे बता दो कौन कौन से डिस्कस करनी है, तो वो वाली केस स्टडीज हम डिस्कस कर लेंगे. सारी केस स्टडी डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. आप एक बार मैं चाहता हूं कि आप अपने आप पढ़ लो सारी केस स्टडीज, और उसके बाद देखो हमने सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, रेगुलेशन नंबर भी लिखा हुआ है.
तो आपको गुप्ता करना सर क्या है कि whenever you are reading any case study, you have to go to the related regulation, तभी उसका implication पूरा समझ में आएगा। गुप्ता सर CIRP भी करेंगे ना सर? CIRP भी करेंगे, हाँ बिल्कुल ओके करेंगे। ओके Case studies of CIRP ना? हाँ केस Because स्टडीज ऑफ CIRP। CIRP has completed. हाँ. हाँ तो कल CIRP कर लेते हैं केस स्टडीज। Okay sir. कल भी तो क्लास है ना। ये हम्म। सर सही है सर, इससे थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है और रेगुलेशन याद हाँ भी it होता है। is. हाँ. वो तो है ही, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ क्योंकि सर इसके, इसमें है क्या, CIRP वाली भी है क्या इसमें? Yes yes. हाँ बिल्कुल उसके लिए अलग से वो PPT दे रखी है ना आपको। अच्छा, उसमें से करेंगे सर। हाँ ठीक. एक CIRP की है और एक लिक्विडेशन की है। Liquidation. हाँ तो सर कल CIRP क्वेश्चंस करते ऐसे ही हैं। आते हैं। सर हाँ जी क्वेश्चंस इस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं केसेस पे। ऐसे ही आते हैं बिल्कुल। हाँ और क्या, सर आप इससे पेपर इससे नहीं कभी सिंपल ही आएंगे। बनाते? हाँ जी आप कभी पेपर नहीं बनाते सर? देखो ऐसा है, मैंने तो कभी पेपर नहीं बनाया, पर बहुत सारे एग्जामिनर मुझसे कंसल्ट करते हैं जरूर। इसीलिए सर खुशी मची। हाँ जी व्हाट आई फील, इसीलिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा आपके क्वेश्चंस देख के। नहीं, बहुत सारे ऐसा होता है कि वो कई लोगों को शक होता है कि जैसे मैं ही पेपर बनाता हूँ, क्योंकि मैं जो नाम इसमें केस स्टडी में लिखता हूँ वही नाम वहां पर लिखे हुए आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो कहते हैं हम आपको यस। फॉलो करते हैं, तो ऐसा है, होता है कई बार। बट मैंने कभी पेपर नहीं बनाया, ना मुझे हाँ कोई ऐसा लेकिन इंटरेस्ट सर है, क्योंकि उसमें क्या होता है पूरा दिन जाना पड़ता है वहां, 10,000 रुपये देते हैं वो। तो उसमें क्या है, दे रिक्वायर यू टू मेक 4 to 6 केस स्टडी। पर बहुत सारे देखो, हमारे ज्यादातर स्टूडेंट ही हैं जो पेपर बनाते हैं। वेरी नाइस सर। हाँ ओके ओके जी। थैंक यू। थैंक यू। तो अगर आप इस लेवल के ये कर लोगे ना केस स्टडीज, तो आपको आराम से पास हो जाओगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं आएगी। इससे आसान ही आती है केस स्टडी, मुश्किल नहीं आती। थैंक यू सर फॉर मोटिवेशन।